एयर इंडिया की फ़्लाइट के क्रैश होने की जो न्यूज़ है वो तो आपको मिल ही गई होगी, और इतना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसमें एक तो मैं पढ़ रहा था कहीं पे पोस्ट, और वहाँ पे था कि एक भाई थे, प्रतीक जोशी उनका नाम था, 6 साल से लंदन में रह रहे थे, एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल थे, बढ़िया वहाँ पे कमा खा रहे थे, और उनका वही सपना था कि भाई अपनी फैमिली को लेके एक दिन कहीं ना कहीं लंदन में सेटल डाउन हो जाएंगे, अब्रॉड सेटल डाउन हो जाएंगे। उनकी वाइफ थी जो इंडिया में ही थी, और साथ में 3 बच्चे थे जो इंडिया में ही रह रहे थे। तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि लंदन जाएंगे, वापस आए इंडिया, बढ़िया अपना खुशी से लंदन जा रहे थे, लास्ट टाइम इंडिया को छोड़ रहे थे, मतलब सेटल डाउन होने के लिए। और इसी फ्लाइट में वो थे, एयर इंडिया की इसी फ्लाइट में। उनकी वाइफ थी डॉक्टर कौमी व्यास, उन्होंने अपनी जो जॉब है उससे रेजिग्नेशन दे दिया, क्योंकि वो परमानेंटली अब जा रही थी, शिफ्ट हो रही थी। सुनने में आया कि उदयपुर की काफ़ी रिनाउंड डॉक्टर थी। इनफैक्ट उन्होंने अपनी सेल्फीज़ वगैरह भी खींची, अपने रिलेटिव्स को भेजी, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत। लेकिन फिर फ्लाइट पे क्या हुआ और ज़िंदगी का क्या हो जाता है कोई भरोसा नहीं है। इंसान को अपनी जो भी लाइफ चल रही है उसको हर पल, मतलब खुशी के पल समझ के ही एंजॉय करे, और हर पल को जिए तो ही बेहतर है। क्योंकि सारी मेहनत, सारी ज़िंदगी, सारी करियर, ये वो सब भाग दौड़, सब कुछ किस चीज़ के लिए है? इन लाइफ जीने के लिए है। और लाइफ अगर आज नहीं जी तो कल किसी का कोई भरोसा नहीं है। सो डू नॉट वेट फॉर योर हैप्पीनेस फॉर टुमारो, डू इट टुडे, लिव टुडे। मेरा इस वीडियो को क्रिएट करने का पर्पस साथ में ये भी था कि हुआ क्या है, क्या चला, क्योंकि मेन स्ट्रीम न्यूज़ में आपको कभी भी ये देखने को मिलता नहीं है कि जो मेजर कंटेंट आपको बताना चाहिए वो आपको मिले। तो मैं वो थोड़ी सी बातें आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ी रिसर्च करी और उससे पहले भी मेरे को थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा था इन चीज़ों का, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था काफ़ी कुछ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो एयरक्राफ्ट यूज़ हुआ था वो बोइंग का एयरक्राफ्ट था। बोइंग कंपनी है, बोइंग और एयरबस, इन दोनों के ही एयरक्राफ्ट जो हैं वो एयरलाइंस यूज़ करती हैं, जैसे स्पाइस जेट हो गई, इंडिगो हो गई, एयर इंडिया हो गई। तो ये सारे इन्हीं के ही एयरक्राफ्ट को यूज़ करते हैं। एयरलाइंस का खुद का नहीं होता एरोप्लेन। तो इन्हीं बोइंग का एयरक्राफ्ट था, और अगर ध्यान से देखोगे तो ये था 787 ड्रीम लाइनर, इसका नाम था। अब इस ड्रीम लाइनर की भी ना अपनी एक अलग कहानी रह चुकी है पास्ट में। अब कहानी क्या है उसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये आपके सामने एक भाई आ रहे होंगे, इनका नाम है जॉन बार्नेट। अब ये भाई जो हैं ये यूएसए के हैं, कैलिफोर्निया में पैदा वगैरह हुए, और इनकी जो डेथ है ना वो हुई थी पिछले साल 2024 के टाइम पे, मार्च के महीने में। और इन्होंने सुसाइड की थी। सुसाइड क्यों की थी उसका भी एक काफ़ी बहस हुई थी उस टाइम पे, लेकिन इंडिया में ये सारी बातें पहुंच नहीं पाती, क्योंकि इंडिया को तो खैर ये भी नहीं पता होगा, इंडियन सिटीजन्स को बहुत कम लोगों को पता होगा कि बोइंग है कौन, बोइंग है क्या चीज़। तो इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको सिर्फ स्कूली एजुकेशन जो मिलती है वो इनफ नहीं है। खैर, जो जॉन बार्नेट हैं ये 1985 से 2017 तक ये इसी बोइंग कंपनी में काम करते थे। 32 साल से ये वो इसी कंपनी में काम कर रहे थे। इन्होंने बोइंग के खिलाफ एक्चुअली विसल ब्लो किया था। विसल ब्लो होता है कि कंपनी के अंदर आप काम करते हो और आप ऐसी कुछ चीज़ें देखते हो कंपनी के अंदर जो आपको लगता है कि सही चीज़ नहीं हो रही है, तो फिर आप विसल ब्लो करते हो, आप बताते हो अथॉरिटीज़ को भाई ये गलत हो रहा है, और गवर्नमेंट को या एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करते हो कि कंपनी के अंदर कुछ दिक्कतें चल रही हैं। तो इन्होंने वही किया था। इनफैक्ट अगर आप ये पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट देखोगे, इस पैराग्राफ में साफ साफ स्टार्टिंग में मेंशन्ड है कि बार्नेट जो हैं, जॉन बार्नेट, ये बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे थे बोइंग के साथ। और पहले ये बोइंग के एवरेट फैक्ट्री में थे, जहाँ पे 747, 767 और 777 ये जो प्लेन्स हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होती थी। और ये काफ़ी तारीफ़ भी करते थे कि बोइंग का जो मेथोडोलॉजी है, सेफ्टी और इन सारी चीज़ों को स्टेप्स लेने का तरीका है वो बहुत बढ़िया है, एक नंबर का तरीका है, और बहुत ही उन्हें पसंद भी आया। इनफैक्ट इन्होंने खुद ने भी एक 11 कोर्स का करिकुलम प्रिपेयर करा था, ताकि वो ऑडिटर्स को ट्रेन कर सके कि भाई कैसे सेफ्टी का हिसाब रखना है, कैसे फाइनेंशियल हिसाब रखना है, वगैरह वगैरह। लेकिन 2010 के बाद इनको शिफ्ट कर दिया गया, ट्रांसफ़र हो गया इनका बोइंग की साउथ कैरोलिना प्लांट में। और साउथ कैरोलिना प्लांट की यहाँ पे एक समझने की ज़रूरत है, क्योंकि साउथ कैरोलिना प्लांट ही सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में एक ऐसा प्लांट है बोइंग का जहाँ पे 787 एयरक्राफ्ट बनते हैं, वही एयरक्राफ्ट जो अभी क्रैश हुआ है एयर इंडिया का। तो इनका जब वहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ तो जॉन बार्नेट के जो थॉट प्रोसेस था, बातें करने का तरीका था, वो चेंज होने लग गया। ठीक है, उनका ये हो गया कि भाई यहाँ का कल्चर तो बहुत डिफरेंट है, और यहाँ तो सेफ्टी और इन सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करा जाता है। अब ये सारी चीज़ें समझाने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि 787 जो ड्रीम लाइनर ये एयरक्राफ्ट है ना, इसकी भी अपनी एक कहानी है छोटी सी। जॉन बार्नेट पे मैं उसके बाद आऊँगा, 1 मिनट वो कहानी सुन लो आप। तो 787 जब एयरक्राफ्ट था ना, वो इसका बनना स्टार्ट हुआ था 2004 में, बोइंग ने इसको बनाना स्टार्ट किया था। 2007 में इसको दुनिया के सामने रखा कि भाई ये ऐसा प्रोजेक्ट है हमारा, ऐसा है, ऐसे है। और 2011 में इसको पहली बार जो है सर्टिफिकेशन मिला था FAA से। FAA है फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, USA की है, यही सर्टिफिकेशन देती है। तो इस एयरक्राफ्ट को 2011 में सर्टिफिकेशन मिला। 2011 में ही इस एयरक्राफ्ट के, मतलब जो 787 का एक टेस्ट एयरक्राफ्ट था, उसको इन्होंने पहली बार उड़ाया था
और उड़ा के ले गए थे ये बोइंग की खुद का एक फील्ड है वहाँ से बांग्लादेश तक, बांग्लादेश में ढाका में। ऐसा क्यों किया इन्होंने? क्योंकि ये सबसे लंबी फ़्लाइट थी जो आज तक नॉन स्टॉप भरी गई है। मतलब 20,000 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली ये चले थे, तो ये एक तरीके से वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने सेट करा था और ये 787 फ्लाइट से ही करा था। क्यों करा वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट? ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करा जा सके, दुनिया को दिखाया जा सके कि भाई हमारा एयरक्राफ्ट कितना तगड़ा है। एट द सेम टाइम अगर आप ये आर्टिकल देखोगे तो ये पर्टिकुलर बोइंग का ही वेबसाइट से उठाया है मैंने। तो 787 जो ड्रीम लाइन फैमिली ये दिखा रहे हैं उसमें क्या था कि इसकी एक और स्पेशलिटी थी कि ये 25% तक फ्यूल जो है वो कम यूज़ करता था, और 25% तक कम फ्यूल यूज़ कर रहा है, नॉन स्टॉप इतने लंबे जर्नी पे जा रहा है, और उसके साथ में और भी इसकी फैसिलिटीज़ थी काफ़ी सारी। तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई मार्केट के लिए कि इसकी डिमांड बढ़ने लग गई। जितनी भी एयरलाइंस थी उन्होंने ऑर्डर्स प्लेस करने शुरू कर दिए और 787 देखते ही देखते बेस्ट सेलिंग पैसेंजर वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट बन गया। ये खुद ही मतलब बोइंग की साइट पे भी मेंशन्ड है। अब आते हैं जॉन बार्नेट के ऊपर। अब ये मैंने आपको बताया था कि जॉन बार्नेट का ट्रांसफ़र 2010 में हुआ था साउथ कैरोलिना, और 2011 में ये एयरक्राफ्ट आया था 787। तो साउथ कैरोलिना अकेली ऐसी जगह थी जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा था 787 का, और ऑर्डर्स आ रहे थे बहुत सारे। तो जब ऑर्डर्स बहुत सारे आते हैं तो फिर प्रोडक्शन भी आपको बढ़ाना पड़ता है। और उसी दौरान फिर जॉन बार्नेट ने ये कंप्लेन करी कि भाई जहाँ मैं पहले था 747, 767 ये जो एयरक्राफ्ट मैं बना रहा था, तो वहाँ पे तो कल्चर बहुत तगड़ा था, लेकिन यहाँ पे तो कल्चर बहुत दिक्कत वाला है। यहाँ पे तो सेफ्टी गाइडलाइंस को इग्नोर कर दिया जाता है। और इनफैक्ट जॉन बार्नेट को ये बोला जाता था कि भाई तुम ग्रे एरिया में काम करो। ग्रे एरिया मतलब ये होता है कि आप जो है चीज़ों को चलाने में काम करो। एयरक्राफ्ट जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। हर बात में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि अगर सेफ्टी कंसर्न्स छोटे मोटे दिखाई दे रहे हैं तो उनको इग्नोर करा जा सकता है। वही होता है ग्रे एरिया। जैसे ब्लैक एंड वाइट होता है ना, उसके बीच में होता है ग्रे, जहाँ पे मीठी मीठी बातें करी जा सकती हैं, जहाँ पे समझ रहे हो ना कि थोड़ा बहुत आगे पीछे करके काम चला लो वाली चीज़ें। जो स्टार्टिंग में तो जॉन बार्नेट ने काफ़ी कंप्लेनिंग वगैरह की, और कई लोगों का ये भी कहना था कि भाई जॉन बार्नेट जो है उसको कंपनी में अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे थे, तो इसलिए जॉन बार्नेट ऐसा कर रहा था। पर जो भी सराउंडिंग सिचुएशंस रही, जॉन बार्नेट ने विसल ब्लोइंग शुरू कर दी, और जो FAA है उसके साथ भी कंप्लेंट फाइल कर दी कि भाई बोइंग में सेफ्टी मेजर्स का ध्यान नहीं दिया जा रहा है 787 एयरक्राफ्ट में, और ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बाद में जब ये कोर्ट केसेस वगैरह हो गए और बोइंग से रिटायरमेंट हो गया जॉन बार्नेट का, तो उसके बाद बार्नेट ने बहुत कुछ बोला। जैसे कि जो 787 एयरक्राफ्ट है उसमें सपोज करो कि भाई काम करते हुए अगर कोई मटेरियल अंदर रह गया, जैसे एरोप्लेन जो होता है वो बहुत बड़े साइज़ का होता है, उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो आप काम करते करते आपका जो स्क्रू ड्राइवर है वो छूट गया, तो और उसके बाद एरोप्लेन को बंद कर दिया, तो वो अंदर ही है। कई बार जॉन बार्नेट ने ये भी बोला कि जो ऑक्सीजन मास्क होते हैं, जैसे अगर आप कभी फ्लाइट में जाओगे ना, तो स्टार्टिंग में जो सेफ्टी गाइडलाइंस होती है उसको बताया जाता है कि अगर प्रेशर ड्रॉप होता है एरोप्लेन के अंदर तो आपको ऑक्सीजन मास्क गिरेगा और आपको लगाना है। तो जॉन बार्नेट ने ये भी बोला कि ये ऑक्सीजन मास्क जो है कई सारे चल भी नहीं रहे थे, मतलब इमरजेंसी की सिचुएशन आई तो लफड़ा हो जाएगा। अब होता क्या है कि फ्लाइट्स में ऑक्सीजन मास्क को इस्तेमाल करने का टाइम ऐसा नहीं होता कि हर बार आता है, बहुत रेयर इंसिडेंट होता है। तो अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो जॉन बार्नेट का कहना था कि उसको ये बोला जाता था कि भाई तू कॉम्प्रोमाइज़ कर, ज़्यादा सोच मत, और तू फाइल को पास कर दे, ज़्यादा नखरे मत कर। जैसे जॉन बार्नेट का ये बोलना था कि साउथ कैरोलिना में उसको बोला जाता था कि भाई हमारा काम है एयरक्राफ्ट को बना के और बाहर निकालना, फैक्ट्री से भेजना, बेचना, रजिस्टर में चढ़ाना। हमें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हर चीज़ में छोटी छोटी चीज़ों में हम कंप्लेन करना शुरू कर दें। और उसके बाद जब लंबा स्ट्रगल चला जॉन बार्नेट का, तो 2024 में जॉन बार्नेट की डेड बॉडी मिली, और उसमें ये था कि भाई सुसाइड करी है। कुछ ऐसे लेटर्स भी सामने आए जो आपके सामने अब आ रहे होंगे, आप पढ़ लेना, पोज करके पढ़ना है तो आपको, आपकी मर्जी है। और जो ये पूरा इंसिडेंट था ये हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम अब जॉन बार्नेट ने जो बोला, इन सारी बातों को पढ़ के आपको ये लगेगा कि भाई बात सही है और ये तो बहुत बड़ा दिक्कत है, ऐसे है वैसे है। पर एक और बात भी सच्चाई है, और ये है कि 787 जो एयरक्राफ्ट है ना, वो आज तक कभी क्रैश नहीं हुआ। ये पहला इंसिडेंट था जो क्रैश हुआ है, जबकि वो चल तो काफ़ी लंबे टाइम से रहा है जो एयरक्राफ्ट है। और जॉन बार्नेट ने भी कहीं ना कहीं यही अपनी बातों में भी बोला था कि जब लॉन्ग टर्म में ये एयरक्राफ्ट जाएगा ना तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। स्टार्टिंग में शायद ना करे, लेकिन लॉन्ग टर्म में कर सकता है, 10-12 साल बाद या ऐसे कुछ। तो एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं है कि भाई ट्रेजेडी होती नहीं है, या फिर बोइंग के अलावा जो एयरबस है, जो एयरबस के भी होते हैं ना जो एयरक्राफ्ट, उनमें ट्रेजेडी नहीं हुई है, उनमें भी हुई है। हालांकि एयरबस में सिग्निफिकेंटली कम होती है बोइंग के कंपैरिजन में, लेकिन बोइंग भी काफ़ी रिनाउंड है और काफ़ी काम करता हुआ आया है। तो टोटली ये बोलना कि भाई बोइंग जो है वो गलत कर रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बिज़नेस में तो मैटर ये करता है कि भाई आप कितनी जल्दी प्रोड्यूस कर सकते हो, आप कितना अच्छा बिजनेस रन कर सकते हो, कितना इनोवेट करके फ्यूल कम यूज़ कर सकते हो, जो
एरोप्लेन है उसकी बॉडी को कितना छोटा कर सकते हो, कितना कम वेट का कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और ये कंपनीज करती हैं। तो सेफ्टी को नज़रअंदाज किया गया, नहीं किया गया, इस चीज़ का रिजल्ट तो और टाइम आने के बाद पता चलेगा। लेकिन मेन चीज़ ये है कि पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, स्पेशली हम इंडियंस को, क्योंकि इंडिया में लिटरली इस टाइप की इन्फॉर्मेशन की बात होती ही नहीं है। ये बोइंग को लेके सीरियसनेस बाहर के कंट्रीज़ में काफ़ी तेज़ी से बढ़ी थी, इंडिया में बोइंग किसी को पता भी नहीं होगा कि क्या होता है। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, क्या ही कर सकते हैं यार। ऊपर वाले से दुआ करो कि सब कुछ सही चलता रहे और जो लोग चले गए उनकी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और होपफुली आगे फ्यूचर में ऐसे कभी इंसिडेंट्स नहीं होंगे। और अगर ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस बनते हैं फिर तो गवर्नमेंट को ध्यान से सोचने की ज़रूरत है कि 787 सही से चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, क्या सीन है। यूएसए ने फिलहाल यही कमेंट किया है कि 787 में ऐसे कोई मेजर प्रॉब्लम्स देखी नहीं गई हैं इस क्रैश के अलावा कि उसको डाउन करा जाए। तो अभी के लिए तो 787 इज़ डूइंग गुड एंड विल डू गुड इन द फ्यूचर। बोइंग भी इस बारे में सोचेगा, विचार करेगा एंड विल थिंक अबाउट दिस डीपली।